अग्नुप्रसाद दमा का मरीज था। वह आधी नींद में जगाया जाना पसंद नहीं करता था, क्योंकि दमा रात के समय ही अपना दम दिखाता है, अर्थात मरीज को बेहाल कर देता है। यदि बात मामूली होती तब चंद्रप्रताप शायद पिता को न जगाता और स्वयं ही उसका निदान कर लेता, परंतु उसने जो कुछ देखा, सुना तथा अनुभव किया था उसकी जानकारी पिता को देना आवश्यक था। सारा किस्सा सुन चुकने के बाद अग्नुप्रसाद का मुख गंभीर हो गया। वह विचार समुद्र में डूब गया। दामाद का आधी रात के समय साइकिल चलाकर कृष्णपुर से विनायकपुर आना मामूली बात नहीं थी। यदि उसका हाव भाव सचमुच वैसा ही है जैसा चंद्रप्रताप ने बताया है तथा सावित्री का उसे देखकर भयभीत हो जाना दोनों मामूली बात नहीं थी। शिवराम ने आज तक उनसे नजर मिलाकर तथा ऊंची आवाज में बातचीत नहीं किया है। वह शिवराम ऐसी गिरी हुई घटिया हरकत करेगा, यह विश्वास योग्य नहीं है। शिवराम की बेशर्मी तथा हैवानियत के पीछे मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली दवा नहीं हो सकती। यह नशे का मामला भी नहीं हो सकता जैसा सावित्री की आपबीती सुनकर उसने सोचा था। शिवराम की हरकतों से यह प्रतीत हो रहा है कि वह स्वतंत्र नहीं है। संभव है कि वह ऊपरी हवा के चंगुल में हो सकता है कि कोई दुष्ट प्रेत उस पर हावी हो गया हो और वही शिवराम से उल्टी सीधी हरकतें करा रहा हो। प्रेत ने ही उसे विवश किया होगा कि वह आधी रात को विनायकपुर जाए ताकि वह प्रेत अपनी हवस शांत कर सके। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही अग्नुप्रसाद उत्तेजित हो गया। उसकी सांस तेज चलने लगी। वह दमा का मरीज था ही, अतः उस पर खांसी का दौरा पड़ गया। पोराबाई उसकी पीठ सहलाने लगी और गणेशिया उसे पंखा झलने लगी। चंद्रप्रताप ने उसे जल्दी से श्वास की दवा पिलाई, तब जाकर उसकी खांसी तथा श्वास के दौरे में कुछ कमी आई। जब वह निष्कर्ष पर पहुंच गया तथा खांसी का दौरा कम हुआ तो उसने चंद्रप्रताप की ओर देखा और कहा, अग्नुप्रसाद, प्रताप। चंद्रप्रताप, हाँ पिताजी। चंद्रप्रताप, पिताजी 1 बजने वाला है। अग्नुप्रसाद, तो क्या हुआ? खांसी बेटा। भूख लगे, खांसी मलमूत्र की हाजत लगे, बीमारी, खांसी अजारी हो, खांसी और मुसीबत हो, खांसी तब समय बेसमय, खांसी नहीं देखा जाता। चंद्रप्रताप, मैं समझ गया पिताजी। मैं श्याम बिहारी ताऊ को लेकर अभी आता हूँ। जब चंद्रप्रताप बेगा श्याम बिहारी को साथ लेकर लौटा तब तक अग्नुप्रसाद की खांसी तथा सांस दोनों का दौरा काबू में आ चुका था। श्याम बिहारी 60-65 बरस का वृद्ध था। उसकी दाढ़ी, मूछें तथा सिर के सारे बाल रुई की भांति श्वेत हो चुके थे। उसने आंखों पर नजर वाला गोल चश्मा लगा रखा था। चंद्रप्रताप उन्हें रास्ते में ये बता चुका था कि उन्हें क्यों ले जा रहा है, फिर भी उसने अग्नुप्रसाद से जानना उचित समझा। अग्नु भाई, इस कुघड़ी आधी रात को मैं कैसे याद किया? अग्नुप्रसाद, बिहारी भैया, मुझे लगता है कि आपका दामाद जवाई अपने वश में नहीं है। श्याम बिहारी, अच्छा, वो कैसे? अग्नुप्रसाद, भैया, सावित्री आज ही शाम को आई है। दामाद बाबू ने 3-4 दिन बाद उसे लेने आने को कहा था। मजे की बात यह है कि वह अभी थोड़ी देर पहले साइकिल चलाते हुए यहाँ आ धमका है। उसने सास ससुर, साला सलहज किसी से बात करना भी जरूरी नहीं समझा। और श्याम बिहारी, मैं समझ गया, यह तो पति पत्नी का प्रेम है, इसमें घबराने वाली क्या बात है? अग्नुप्रसाद ने उसे विस्तार से वे सब बातें बताई जो उसे मालूम हुआ था। अब श्याम बिहारी का मुख गंभीर हुआ। श्याम बिहारी, धीरज रखो अग्नु भाई, अभी पता लगता है कि दामाद बाबू अपने होश में हैं या परवश हैं। चंदू बेटा, घर में नींबू हो तो एक देना और चाकू या हंसिया जो भी मिले लेते आना। चंद्रप्रताप दौड़कर रसोई घर से दोनों चीजें ले आया। श्याम बिहारी ने सबसे पहले अपनी चोटी बांधी, चोटी में गांठ लगाई, दोनों हथेलियों को भूमि में रखकर धरती माँ को माथा टेककर प्रणाम किया। इसके बाद उसने नींबू को दाहिने मुट्ठी में लिया और मन ही मन मंत्र बुदबुदाने लगा। कुछ सेकंड के भीतर श्याम बिहारी का चेहरा तमतमा गया। उसके बुदबुदाने की गति तेज होती गई। उसने नींबू का 2 टुकड़ा किया। उसने एक टुकड़ा दरवाजे की ओर उछाल दिया और दूसरे को निचोड़कर उसका रस अपने सामने भूमि पर जहां तक उसका हाथ गया उसे फैला दिया। इसके बाद वह पुनः मंत्र पढ़ना आरंभ किया। यह पहले वाले से पृथक था। एकाएक उसने आंखें खोली। उसने सामने हवा में घूरा। उसकी त्योरी चढ़ गई। उसके हाव भाव से लग रहा था कि कोई उसके सामने है जिसे वही देख पा रहा था। वह कौन है और बेचारे को क्यों सता रहा है, यह मालूम होना जरूरी है। जाओ उसे दुरुस्त करो, तुम दोनों को अपना भोग प्रसाद मिल जाएगा। श्याम बिहारी ये कहकर चुप हुआ ही था कि सावित्री के कक्ष से चीखने की आवाज आई। यह आवाज पुरुष की थी।
वहां तो शिवराम जीजा है, फिर कौन चीखा? चंद्र प्रताप ने श्याम बिहारी से सवाल किया। बदले में श्याम बिहारी मुस्कुरा कर रह गया। फिर चीखने की आवाज आई। यह पहले से ज्यादा तेज थी। इसी के साथ किसी पुरुष के बोलने की आवाज आई। मुझे मत मारो। हाय रे मरारे, छोड़ दो, मुझको जाने दो। हाय माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे जाने दो। किसी के अनुनय विनय करने की आवाज आई। वह आवाज शिवराम की नहीं थी। यह आवाज भारी तथा खरखराहट युक्त थी। नहीं रे मरा, हाय छोड़ दो, जाने दो। दरवाजा खोलकर शिवराम बाहर आया। उस समय वह कच्छा बनियान पहने हुए था। वह सीधे खुले दरवाजे की ओर लपका। उसने दरवाजे पर पैर रखा ही था कि वह चीखा। वह बाहर जाने के बजाय लौटा और श्याम बिहारी के सामने भूमि पर लोट लगाने लगा। वह एक ही बात को बार बार दोहरा रहा था, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। श्याम बिहारी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। ये दोनों भी तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। शिवराम, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ दो। हाय मरा रे। श्याम बिहारी, चीखकर चुप हो जाओ। तुमसे जो सवाल पूछा जाए तुम्हें उसी का सही सही जवाब देना है, श्याम बिहारी ने उससे कहा। शिवराम, सावित्री। श्याम बिहारी, क्या सावित्री? शिवराम, वह मुझे बेहद पसंद थी। मैं उससे प्यार करता था। श्याम बिहारी, और सावित्री? शिवराम, वह मुझसे नफरत करती थी। वह मुझे देखकर जमीन पर थूक देती थी। श्याम बिहारी, फिर? शिवराम, मैं सावित्री को पाना चाहता था, हर हाल में। एक दिन? चंद्र प्रताप, क्या एक दिन? जल्दी बता कमीने। शिवराम ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। एक बार उसे घूरने के बाद हवा में देखने लगा। श्याम बिहारी, क्या एक दिन? शिवराम, उस दिन जोरों से बरसात हो रही थी। मैं बाजार जा रहा था। सावित्री के घर का दरवाजा खुला था। गली सुनसान थी। मैंने मौका ताड़ा और भीतर चला गया। वह भीगी हुई थी और अपने कपड़े बदल रही थी। बनवारी इतना कहकर चुप हो गया। कमीने, कमीने। चंद्र प्रताप गुर्राया। श्याम बिहारी ने हाथ से इशारा कर उसे शांत रहने को कहा। श्याम बिहारी, शिवराम से फिर क्या हुआ? शिवराम, उसका ध्यान मेरी ओर नहीं था। मैंने मौका देखा और उसे पीछे से पकड़ लिया। कमीने, तू जिंदा होता तो मैं तेरा। अग्नु प्रसाद ने बेटे को चुप रहने को कहा। वह कसमसा कर रह गया। श्याम बिहारी, फिर क्या हुआ? शिवराम, मैंने सोचा था कि मैं उसे आसानी से काबू में कर लूंगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था। वह मेरे अनुमान से ज्यादा बलिष्ठ निकली। वह बड़ी आसानी से मेरी पकड़ से छूट गई और मुझे फर्श पर पटककर मेरी छाती पर सवार हो गई। शाबाश बेटी, शाबाश। अग्नु प्रसाद के मुख से निकला। शिवराम, सावित्री ने मुझे बहुत जलील किया और मुझसे बोली, राधिका के पापा आ जाएं, फिर थाना जाकर रपट लिखाऊंगी, पंचायत भी कराऊंगी। तेरी सारी शरीफी न निकाली तो मैं सावित्री नहीं। श्याम बिहारी, हाँ हाँ कहो। शिवराम, वह काली रात थी, मेरी ताकत बढ़ी चढ़ी थी। मैं डाल पर बैठकर अपने घर की ओर देख रहा था। तभी वह आई। वह अकेली नहीं थी, उसके साथ शिवराम भी था। शिवराम एकाएक रोमांटिक हो गया। उसने बगैर हाथ पैर धोए सावित्री को जकड़ लिया और उसे चूमने लगा। सावित्री, हटो, ये क्या करते हो? यह भी कोई जगह है ऐसे काम के लिए? मैं दिन में उसे आजाद कर देता था और आधी रात के समय, जब मेरी ताकत बड़ी चढ़ी होती थी, तब मैं उसके शरीर में चला जाता और तीसरे पहर तक सावित्री की देह से खेलता था। शिवराम, मुझे थाना पुलिस के नाम से डर लगता था। मैं बाजार गया और सल्फास की गोलियां खरीद लाया। दुकानदार ने बहुत कहने सुनने पर वह दवा मुझे दी थी। मैंने शराब के साथ एक गोली खा लिया। इतना कहकर शिवराम प्रेत खामोश हो गया। श्याम बिहारी, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। सावित्री तथा शिवराम दोनों स्वस्थ हैं। उपरोक्त घटना उन्हें स्वप्नवत याद है।